ऋषभ ने जब सुनी को सामने देखा तो दंग रह गया। फिर उसे लगा कि शायद यह उसका वहम है। भला तेज इस वक्त यहाँ कैसे हो सकती है। वो मुस्कुराते हुए खुद से बड़बड़ाने लगा, तू भी प्यार में पागल हो चुका है ऋषभ रॉय, अब तो खुली आंखों से सपने भी देखने लगा। तभी सुनी धीमे से हंसी, जैसे कहना चाहती हो, और अगर हम कहें कि आप कोई सपना नहीं देख रहे, हम सच में आपके सामने हैं तो। ऋषभ कुछ पलों तक खामोश सा उसे देखता रहा, फिर अपनी आंखें इस उम्मीद में बंद कर ली कि जब वह दोबारा आंखें खोलेगा तो सुनी गायब हो जाएगी। कुछ देर बाद ऋषभ ने जब ऐसा ही किया तो सुनी अब भी उसकी आंखों के सामने थी। ऋषभ के चेहरे की मुस्कान यह देख गायब हो गई। यार, ये तो अब भी नहीं गई। उसने अब दूसरी तरफ करवट ले ली। सुनी को उसकी हरकत पर हंसी तो आ रही थी, लेकिन वह चुपचाप बैठी रही। ऋषभ ने वापस करवट बदल फिर से देखा कि तेज शायद अब गायब हो गई हो, लेकिन वो तो अब भी उसके सिराने बैठी मुस्कुरा रही थी। ऋषभ को अब शक हुआ। उसने अपना हाथ उठा सुनी के चेहरे को छुआ तो हैरान रह गया। तुम सच में यहाँ हो? सुनी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अपने हाथ से उसके बालों को बिगाड़ दिया और हंसने लगी। ऋषभ को एहसास हो चला था कि सुनी सच में यहाँ है, तो वह हड़बड़ा कर उठ बैठा। तुम यहाँ, वो भी इतनी रात को? सुनी ने अब अपने साथ लाई एक स्लिप निकालकर ऋषभ के हाथ में थमा दी। उसने उसे खोलकर पढ़ा। आप हमें यहाँ देखकर इतना हैरान क्यों हैं? आप भी तो कई बार आए हैं ना बालकनी के रास्ते हमारे कमरे में, तो फिर हम क्यों नहीं आ सकते? ऋषभ, तो यह बात है। वैसे आज यहाँ कैसे आना हुआ? आज से पहले तो तुम कभी नहीं आई। सुनी ने अब एक और स्लिप निकालकर उसके हाथ में पकड़ा दी। उसमें लिखा था, हमें आपकी बहुत याद आ रही थी। कल हम वापस ऋषिकेश जा रहे हैं राशि के साथ, तो पता नहीं कितने दिनों बाद मिलना होगा, और हम जाने से पहले एक बार आपसे मिलना चाहते थे, तो हमसे रहा नहीं गया। ऋषभ हैरान सा बोला, लेकिन तुम यहाँ आई कैसे? बालकनी का दरवाजा तो बंद था। सुनी ने ऋषभ से अब पेपर पेन का इशारा किया तो ऋषभ कमरे में इधर उधर देखने लगा। पेपर पेन तो। सुनी समझ गई कि ऋषभ के पास इस वक्त पेपर पेन नहीं है, तो ऋषभ के हाथ को पकड़ सीधा किया और शर्ट की स्लीव ऊपर कर उसके हाथ पर अपनी उंगलियों से धीमे से लिखने लगी। ऋषभ को कुछ समझ नहीं आया तो उसे हंसी आ गई। उसने एक बार फिर ऋषभ के हाथ पर उंगलियों से कुछ लिखा। इस बार ऋषभ की समझ में आ गया कि सुनी क्या बोल रही है। ओह, तो जय की मदद ली तुमने? सुनी ने हाँ में सिर हिला दिया। ऋषभ, अगर याद आ रही थी तो मुझे बुला लेती, मैं आ जाता। तुमने क्यों तकलीफ की? सुनी नाराज सी उठने को हुई कि ऋषभ ने हाथ पकड़ उसे वापस बैठा लिया। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं यह नहीं चाहता कि कोई तुम्हें ऐसे आते देखे, वरना सीनियर्स तक तुम्हारी शिकायत पहुंच जाएगी ना। फिक्र है तुम्हारी और कुछ नहीं। सुनी ने उदास हो फिर से उसके हाथ पर कुछ लिखा। ऋषभ, हाँ, कुछ दिन तक मिलना नहीं होगा, पर मैं तो इस बात से खुश हूँ कि कल तुम्हारे मौन व्रत का आखिरी दिन है। फोन पर तो बात हो ही जाया करेगी। कुछ दिन बाद हमारी शादी हो ही जाएगी, तो अब उदास मत हो। सुनी ने हामी भर दी। ऋषभ ने अब सुनी का हाथ पकड़ लिया। चलो, अब मैं कुछ लिखूंगा तुम्हारे हाथ पर। ऋषभ ने सुनी के हाथ पर कुछ लिखा तो सुनी को कुछ समझ नहीं आया। ऋषभ ने एक बार फिर उसके हाथ पर बड़े आहिस्ते से लिखना शुरू किया तो सुनी को हाथ पर गुदगुदी महसूस होने लगी। वह जोर से हंसने वाली थी कि ऋषभ ने उसका मुंह बंद कर दिया। वरना सभी को पता चल जाएगा कि तुम यहाँ हो। सुनी मुश्किल से हंसी रोक पाई और हामी भर दी। ऋषभ ने उसके मुंह से हाथ हटा लिया। सुनी ने अपने हाथ में बंधी घड़ी की तरफ इशारा किया कि उसे अब निकलना चाहिए, क्योंकि लेट हो रहा है और सुबह जल्दी ही निकलना है। वह जैसे ही उठने को हुई कि ऋषभ उसकी गोद में सिर रखकर लेट गया। अब आ ही गई हो तो कुछ वक्त और रुको। अच्छा खासा सो रहा था कि जगा दिया। नींद भी नहीं आएगी मुझे अब जल्दी से। सुनी उसकी बात पर मुस्कुरा कर रह गई। ऋषभ, वैसे मेरी संगति का असर हो रहा है तुम पर। भला कौन सोच सकता है कि तुम्हारे जैसी भोली सी लड़की बालकनी से कूदकर इस रावण से मिलने आ सकती है। तुम भी कांडी ग्रुप में शामिल हो रही हो अब। वैसे भी मेरी बीवी का थोड़ा कांडी होना तो बनता है। दोनों मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखने लगे। कबीर को नींद नहीं आ रही थी तो वह बाहर आंगन में आ खड़ा हुआ। बेशक ठंड बहुत थी, लेकिन चांदनी रात की रोशनी उस रात की खूबसूरती को और बढ़ा रही थी।
कबीर की आंखों के सामने अब तारा का चेहरा घूमने लगा। उसकी सारी शरारतें उसे याद आने लगी। कबीर अपनी मासूम सी मुस्कान चेहरे पर लिए आसमान की तरफ देखने लगा। उसने तो पहले ही तय कर लिया था कि तारा के साथ इस बार ज्यादा वक्त बिताएगा, वरना फिर कम समय देने की शिकायत करेगी। लेकिन पहले वो पुराने दिनों की तरह माँ के पास बैठ इन सारे दिन की बातें बताएगा। अरे हाँ, अंश के साथ भी तो खेलना है और मौली की भी कुछ फरमाइशें पूरी करनी है, उसकी बातें सुननी है, साहिबा बायोपी के हाथ से बनी अलग अलग डिशेस भी चखनी है। रोहन का भी देखना पड़ेगा कि क्या चल रहा है उसका। लेकिन सबसे पहले तो शादी का काम संभालना है। ये 1 महीना तो यूं ही निकल जाएगा। कबीर भी बाकी हर फौजियों की तरह अपने 1 महीने के समय के गुड़ा भाग में उलझ ही गया कि कैसे एक निश्चित समय में घर की जिम्मेदारी के साथ ही बाकी दूसरे लोगों के लिए समय निकाल सके। अगले दिन सुबह सुनी और राशि ऋषिकेश के लिए क्वार्टर से बाहर निकली तो देखा कि कबीर, देव और ऋषभ अपने क्वार्टर के आंगन में खड़े कुछ बातें कर रहे हैं। दोनों लड़कियां अब आगे बढ़ चलीं। ऋषभ की नजर जब सुनी पर पड़ी तो मुस्कुरा उठा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देख बाकी दोनों दोस्तों ने उसकी नजरों का पीछा किया तो उन्हें सुनी और राशि आती दिखी। ऋषभ अब क्वार्टर से बाहर निकल सुनी की तरफ जाने लगा कि देव ने उसे टोका। कहाँ जा रहा है? ऋषभ ने उसकी ओर देखा और बेपरवाह से बोला, दिख नहीं रहा, अपने तेज से मिलने जा रहा हूँ। कहते हुए वह आंगन से बाहर निकल गया। इतने में सुनी भी राशि के साथ वहां तक पहुंच चुकी थी। ऋषभ ने सुनी का हाथ थाम लिया। सुनी को यह देख थोड़ी हैरानी हुई। उसने ऋषभ की तरफ देखा तो सारा माजरा समझ गई, क्योंकि ऋषभ कबीर की तरफ देख रहा था। कबीर ने भी झूठी नाराजगी जताते हुए चेहरा दूसरी ओर कर लिया। ऋषभ हंस दिया और राशि सुनी से उनके बैग लेकर उनके साथ ही आगे बढ़ गया। उनके कुछ दूर जाने के बाद देव ने कबीर से कहा, बड़ी हिम्मत आ गई है ऋषभ के अंदर प्यार को लेकर। हमसे तो पहले भी पंगे लेता था, लेकिन आज तो तुझे भी चढ़ा रहा था। कबीर हंस दिया, नहीं पगले, वह मेरे खिलाफ ना कभी गया है और ना कभी जाएगा। वह तो बस गलत के खिलाफ है, जो कि इस वक्त मैं हूँ। और गलत का साथ तो ऋषभ की जगह अगर तू भी होता तो भी नहीं देता, है ना देव? यह ऑडियो हाँ। केवल उनके ऑफिशियल कबीर, चैनल ये जय कहाँ है? पर उपलब्ध है। देव, अगर अंदर आप कमरे में है किसी खुराफाती। और चैनल पर सुन रहे दोनों हैं, दोस्त तो क्वार्टर उसका के अंदर सीधा जा अर्थ है जय के पास कि चले उस गए, चैनल के जो अपने मालिक कमरे ने में काम कर रहा इसे था। चुराकर पोस्ट देव किया ने है। उसे चिढ़ाते हुए कहा, आपसे अनुरोध तू ना है, भूल ही जा ऐसे माही को, लोगों की सिन्हा सर के आगे ना तेरी बनाएं दाल नहीं और गलेगी। उनके चैनल पर इस कहानी जय, को ना सुनें। मैं चुप जरूर हूँ, लेकिन मैंने हार नहीं मानी है। कबीर, तो क्या करेगा तू? माही ने तो सबके सामने साफ मना कर दिया कि नहीं करती तुझसे प्यार, तो अब किसी बात का क्या फायदा? जय, मुझे पता है कि यह सब कहने के लिए सिन्हा सर ने ही उसे मजबूर किया होगा और वह बेचारी डरकर यह सब बोल गई। इतना तो जानता हूँ मैं अपनी माही को। वैसे मैं बहुत ही जल्द उससे मिलने वाला हूँ। अभी जब छुट्टी पर अपने घर जोधपुर जाऊंगा तब माही से मिलने भी दिल्ली जाऊंगा और तब सारा माजरा पता कर लूंगा। यह सुन मुस्कुराते हुए कबीर और देव ने एक दूसरे की तरफ ऐसे देखा जैसे कह रहे हो कि लड़के में दिमाग तो है। राशि ने सुनी और ऋषभ को कुछ वक्त साथ बिताने के लिए अकेले छोड़ने का फैसला किया और थोड़ा तेज कदमों से आगे बढ़ गई। ऋषभ और सुनी धीमे धीमे कदमों के साथ बेस के बाहर की तरफ चल पड़े। सुनी ने देखा कि ऋषभ के चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी तो शिकायत भरे लहजे से उसे इशारा किया। हमें तो लगा था कि हमारे जाने पर आप उदास होंगे, लेकिन आप तो खुश लग रहे हैं। ऋषभ हंसा, भला मैं क्यों उदास होऊंगा? हाँ, तुम जा रही हो, लेकिन हमेशा के लिए मेरी हो जाने के लिए। वैसे मेरी खुशी की एक और वजह है। सुनी ने इशारे से पूछा, क्या? ऋषभ, तुम्हें क्यों बताऊं? तुमने तो साफ साफ मना कर दिया मुझे कि कबीर देव ने तुमसे क्या बात की है। सुनी नाराज हो तेज कदमों से आगे बढ़ चली तो ऋषभ रास्ते में खड़ा हो गया। अच्छा, बताता हूँ। ये सभी भाई मिलकर कुछ खिचड़ी पका रहे हैं। मेरे इस शक को अब थोड़ी और हवा मिली है। उस रोज जब कबीर ने बताया कि सिन्हा सर जय के साथ कांड कर रहे हैं तो मेरे को और थोड़ा यकीन हो गया है कि शायद वही गेम मेरे साथ भी खेला जा रहा है। सुनी यह सुन ऋषभ के तेज दिमाग की मन ही मन दाद देने लगी। ऋषभ, बस एक बार सबूत मिल जाए तब बताऊंगा कि मेरे साथ कांड करने का क्या नतीजा होता है। ऋषभ की नजर खुद को एकटक देखती सुनी पर पड़ी तो बोला, ऐसे मत देखो मुझे, जानता हूं कि मेरा दिमाग बहुत तेज है, कहीं तुम्हारी नजर न लग जाए। सुनी यह सुन हंसने लगी। ऋषभ थोड़ा गंभीर होकर बोला, बस निशा की फिक्र है कि क्या कहूंगा उससे।
उस बेचारी का दिल टूट जाएगा जिसका जिम्मेदार मैं हूँ। सुनी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और रिलैक्स रहने का इशारा किया। दोनों एक दूसरे के गले मिले और सुनी अपने सफर के लिए निकल गई। उनके जाने के बाद ऋषभ थोड़ा उदास हो गया, क्योंकि याद तो उसे भी आने वाली थी सुनी की, पर उसे यह बात जताकर उदास नहीं देखना चाहता था। देव कबीर मंजीत के पास हॉस्पिटल पहुंचे। देव, इस कांडी को पक्का शक हो गया होगा जय का कांड जानने के बाद कि उसके साथ भी हम कोई कांड कर रहे हैं, और हमारा कांड भी जल्दी ही खुलने वाला है, क्योंकि घर जाते ही ऋषभ माँ से अपने और सुनी के बारे में बात करेगा, और हमारी भोली माँ तो मना कर ही नहीं पाएगी। वो बता देंगी कि ऋषभ की शादी सुनी से ही हो रही है। फिर वह रावण हमारी नाक में दम करेगा। कबीर, जानता हूँ। मंजीत, तो तूने क्या सोचा है? कबीर, इससे पहले कि ऋषभ माँ से अपनी और सुनी की शादी की बात करे, मुझे माँ से बात करनी होगी। मंजीत, लेकिन माँ ऋषभ को ऐसे परेशान करने वाले मामले में साथ नहीं देंगी। वो तो बहुत खुश हैं कि उनकी ही पसंद की लड़की से ऋषभ को प्यार हुआ है और उसी से शादी करने वाला है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि हमने निशा के चले जाने की बात उसे नहीं बताई है। कबीर, वह तो मुझ पर छोड़ दो, मैं बात कर लूंगा माँ से और उन्हें मनाने की पूरी कोशिश करूंगा। देव, देखते हैं क्या होता है। वैसे अपनी तारा तो है ही वहां, जिसने अभी तक माँ को ऋषभ से बात नहीं करने दी। 2 दिन बाद सुबह मंजीत को हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने वाली थी, तो चारों भाई वहां पहुंच गए। कुछ ही देर में सिन्हा सर भी वहां आ गए। उन्होंने जय को इग्नोर कर दिया और बाकी चारों की पीठ थपथपाई। तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। अब घर जाकर 1 महीने तक छुट्टी बिताओ और वापस आकर फिर से अपनी ड्यूटी संभालना। जय ने जब देखा कि सिन्हा सर ने उसे शाबाशी नहीं दी, तो खुद ही उनके सामने जा खड़ा हुआ। सर, उस मिशन में तो मैं भी शामिल था, तो आपको मुझे भी शाबाशी देनी चाहिए ना। जब आप जैसे सीनियर ऑफिसर ही हमारा हौसला नहीं बढ़ाएंगे, तो हम जूनियर्स कैसे मोटिवेट होंगे? सिन्हा सर ने जानबूझकर उसकी पीठ पर जोर से थपथपाया। यह देख चारों भाई हल्के से मुस्कुरा दिए। सिन्हा सर, ज्यादा जोर से तो नहीं लगी ना? जय को लगा तो था, लेकिन उसने जताया नहीं। नहीं सर। सिन्हा सर हल्के से मुस्कुराते हुए वहां से निकल गए। दोपहर को सभी दोस्त क्वार्टर में बैठे थे। मंजीत, अब जाकर थोड़ा सुकून मिला है और घर जाकर तो पूरी तरह सही हो जाऊंगा। हॉस्पिटल में तो अच्छे खासे लोग भी खुद को बीमार महसूस करने लगते हैं। कबीर, घर फोन करके बता देते हैं कि हम आज रात में ही निकलने वाले हैं, सभी खुश हो जाएंगे। उसने जैसे ही पॉकेट से फोन निकाला कि ऋषभ ने उसके हाथ से फोन छीन लिया। सभी ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। कबीर को उसकी नजरों में शरारत साफ दिखाई दे रही थी। अभी क्या चल रहा है तेरे शैतानी दिमाग में? ऋषभ, यार बहुत दिनों से कोई कांड नहीं किया, हम सभी महीने भर के लिए घर जा रहे हैं, तो एंट्री तो धमाकेदार होनी चाहिए ना। कबीर, लेकिन ऋषभ तुनक कर बोला। लेकिन क्या? मैं देख रहा हूं आजकल तू मेरी कोई बात नहीं मानता, किस बात की दुश्मनी निकाल रहा है मुझसे? कबीर, अच्छा ठीक है, करो जो करना है। ऋषभ खुश हो गया। थैंक यू। जय, पर कांड क्या करने वाले हो? ऋषभ ने सभी को अपना प्लान बताया तो वो हंसने लगे। मंजीत, भाई रिस्क भी बहुत है इसमें। ऋषभ, पता है, इसलिए तो दूर से ही आनंद लेना। देव, प्लान की शुरुआत कर दें? देव ने कबीर की ओर देखा तो उसने सहमति दे दी। देव ने अब खुश होते हुए घर फोन किया। Bye.